हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिठा जेई में। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर, और हम लोग यहां पे देखने वाले हैं न्यूटन देंगे लॉज ऑफ मोशन का ट्यूशन। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग कांस्टेंट मोशन को देखने जा रहे हैं। सब बोलोगे सर ये कांस्टेंट मोशन क्या आ गया? तो ये कांस्टेंट मोशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलएम में। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट मोशन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस लेवल, मेंस लेवल के क्वेश्चंस में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो आइए इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत आराम से कांस्टेंट मोशन को देखेंगे, उसके डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल को देखेंगे और उसके नीड को देखेंगे, और उस पर बेस्ड कितने भी तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे बेसिक वाला, फिर उससे थोड़ा ऊपर वाला, फिर उससे थोड़ा ऊपर वाला। ठीक है, और हमें देखना है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद चीजें कितनी आसान हो जाती हैं और हमें वो बराबर अच्छे से समझ में आने भी लगता है। ठीक है, तो चलिए इसके चलते सबसे पहले स्लाइड पे। तो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट मोशन को। हम लोग पहले इसका मतलब समझेंगे कि ये कांस्टेंट मोशन होता क्या है। ओके, कांस्टेंट्स मींस द टू और मोर बॉडीज आर नॉट फ्री टू मूव द वे दे वांट। मतलब क्या हो गया? वो अपने हिसाब से नहीं चल सकते, वो जैसा चाह रहे हैं वो वैसा नहीं चल सकते, वो बाउंड हो गए किसी भी मोशन, किसी और दूसरे बॉडी के मोशन पे। मतलब उनकी जो वेलोसिटी होगी, उनकी जो एक्सेलरेशन होगी, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स होगी, वो डिपेंड करेंगे एक दूसरे पे। एक ब्लॉक की बॉडी, एक ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो दूसरे ब्लॉक पे डिपेंड करेगा। मतलब उन दोनों का आपस में एक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा, और उस इक्वेशंस को हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बचपन में हम लोगों की जिंदगी कैसी थी? वो डिपेंड कर देती है हमारे मम्मी पापा पे। हमारे लिए क्या सही डिसीजन होगा, कौन सी चीज सही होगी, ये सारे डिसीजन मम्मी पापा लेते थे। मतलब हम लोग कैसे थे, हम लोग का वो बचपन का जो लाइफ था वो कॉन्स्टेंट था, वो मम्मी पापा पे डिपेंड कर रहा था। हमारी सारी जिम्मेदारी और सारे डिसीजंस उनके हाथ में थे, वो लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते थे, हम कह सकते हैं कि हमारे बचपन की जितनी भी चीजें थी वो सब कांस्टेंट मोशन ही है। और हम लोग उसी कांस्टेंट मोशन को अब हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में समझने वाले हैं। मतलब एक चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही होगी, वो बाउंड होंगे उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिए, कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स को लेकर के हम लोग समझाते हैं कांस्टेंट मोशन को कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में हमने लिया है, एक ब्लॉक है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट कर रहा होगा। उसके इस एंड पे हमने कोई स्ट्रिंग लगाई, रस्सी, और यहाँ पे एफ फोर्स से हम इसको खींचेंगे, पुल करेंगे थीटा एंगल पे। तो इस ब्लॉक को जब एफ फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे, जिसने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया है, ये ब्लॉक बाउंड होगा किस तरफ चलने के लिए? इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ये इस डायरेक्शन में चलेगा। जरूरी नहीं है ना कि अगर फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में चले। ठीक है, अभी ये ब्लॉक बाउंड होगा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने के लिए। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट मोशन का टाइप है, एक एग्जांपल है। ओके, अगर हम लोग इसके नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखेंगे, इस एग्जांपल में क्या है? ये एक फिक्स्ड पुली है, उससे दो ब्लॉक्स अटैच है एक लाइट स्ट्रिंग्स के थ्रू, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए। सपोज ब्लॉक बी का मूवमेंट इधर डाउनवर्ड होगा। ओके, तो ब्लॉक ए भी बाउंड होगा इस तरफ चलने के लिए वी ए वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं वी बी। ब्लॉक बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, तो उसकी वजह से ए भी चलेगा। अगर ये रस्सी नहीं होता तो बी नीचे चल रहा होता, ए वहीं पे रुका होता। सिंपल सी बात है। तब हमारे पास ये मोशन क्या कहलाते हैं कि कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको रस्सी से बांध दिया, तो बी ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ए ब्लॉक इधर अब चलने को बाउंड होगा, वो मजबूर होगा उस तरफ चलने के लिए, उसको इसके मोशन को फॉलो करने के लिए ये मजबूर होगा। तो हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये भी एक एग्जाम्पल है कांस्टेंट मोशन का। तो जितनी एक्सेलरेशन इस केस में वीबी की होगी, उतनी ही एक्सेलरेशन से ए भी इस तरफ चलेगा। जितनी एक्सेलरेशन से वी बी नीचे जाएगा, उतनी ही एक्सेलरेशन से ए ब्लॉक भी इधर जाएगा। तो एक ये इनके वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन का भी क्या कर सकते हैं हम लोग? रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे, और उसको अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए।
अब हम लोग चलते हैं तीसरे एग्जांपल्स में। कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिया है ताकि हमें आगे इसी पे क्वेश्चन जब बनाना पड़े तो वहां पे बहुत सारा कुछ हमें समझाना ना पड़े, हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है हमने। तो अब हम लोग देखते हैं इस वाले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया है एक वेज और एक ब्लॉक। ये भी एक हमारे पास रिलेटेबल ही एग्जांपल है जिसको हम लोग आगे देखेंगे वेज कांस्टेंट में। तो मैंने वैसे ही एग्जांपल लिए हैं कांस्टेंट मोशन को समझाने के लिए, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो जब हम लोग इसको आगे समझेंगे ना तो बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही मालूम होगी, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब इसको हम लोग वहां पे समझेंगे तो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया ये केस। देखो इस सिचुएशन में क्या हम लोग देख सकते हैं, एक वेज है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ओके, वेज कैसा है, ये फ्री है, फ्री टू मूव, ये फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो इसका मोशन नहीं होगा। ओके, ये भी फ्री है चलने के लिए, ये भी फ्री है चलने के लिए। ये ब्लॉक किस तरफ चलेगा, इस वेज के इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग चलेगा। इसका मोशन किधर होगा, ये इस तरफ। ब्लॉक बाउंड है इस डायरेक्शन में चलने के लिए, इंक्लाइंड मोशन करने के लिए। इस मोशन की वजह से इस पे जो प्रेसिंग फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से ये वेज बाउंड होगा इस तरफ चलने के लिए A2 एक्सेलरेशन से, और ये कितने से, सपोज करो A1 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में बाउंड है चलने के लिए। ये वेज किधर बाउंड है चलने के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि वो उस पे रखा हुआ है। तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन इधर आएगी, इसकी एक्सेलरेशन इधर आएगी, या अगर वेलोसिटीज भी हम लोग ले सकते हैं। तो इसके A1 और A2 का अब हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे यूजिंग कांस्टेंट मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट मोशन। उसके कॉन्सेप्ट से हम लोग A1 और A2 का आपस में रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बना करके इसके क्वेश्चंस में हमें वहां जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इजीली यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स थे हमारे पास कांस्टेंट मोशन के। और भी एग्जांपल्स हैं, हमने अभी थोड़ा इजी वाला एग्जांपल लिया, आगे हम लोग देखेंगे इसके नीड को देखेंगे, इस पे और जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने तरह के हमारे पास कांस्टेंट मोशन होंगे, किसके कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग अभी आगे वीडियोस में देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मोशन में क्या है, नीड ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। तो हमारी ये कांस्टेंट मोशन की क्या जरूरत है, हमें क्यों पढ़ने की इसकी जरूरत है। हमने अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था एनएलएम में, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, वहां पे कांस्टेंट मोशन जैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें कांस्टेंट मोशन की जरूरत पड़ती है, उसके बिना कॉन्सेप्ट के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नीड ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे। देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे। ये एक पुली होगा जो फिक्स होगा, ये पुली फिक्स्ड है, और ये वाला पुली मूवेबल है। ये फिक्स्ड पुली है और ये मूवेबल पुली है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 ब्लॉक्स को हमने यहाँ पे रखा है। इसको अगर हमने बोला M1 ब्लॉक, और ये क्या हो जाएगा M2, और ये इसको नाम दे देते हैं M3। M1 ब्लॉक, M2 ब्लॉक और M3 ब्लॉक। ओके, ये फिक्स्ड पुली है, ये मूवेबल पुली है। अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो कितनी चीजों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हमें क्वेश्चन में निकालने पड़ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो सबसे पहले टेंशन इन स्ट्रिंग, पहले में क्या निकाल सकते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी का टेंशन निकाल सकते हैं। फिर क्या निकालेंगे, इस M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन, सपोज करो अगर ये इस तरफ होगा एक्सेलरेशन A1, ये इस तरफ होगा A2, और ये इस तरफ होगा A3। अभी किसी भी डायरेक्शन में ले लिया है सिर्फ समझने के लिए, ये और भी कुछ डायरेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन M1 का एक्सेलरेशन निकालना होगा, M2 का एक्सेलरेशन निकालना होगा, M3 का एक्सेलरेशन निकालना होगा, और रस्सी के टेंशन को निकालना होगा। तो पहले लिखा हमने टेंशन इन स्ट्रिंग। अब क्या लिख सकते हैं, A1 acceleration of M1 ब्लॉक। थर्ड में क्या निकाल सकते हैं, A2 acceleration of M2 ब्लॉक। और फोर्थ में क्या निकाल सकते हैं, A3 acceleration of M3 ब्लॉक। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि 4 वेरिएबल है हमारे पास, टेंशन, A1, A2, A3, तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन। तो 4 वेरिएबल है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने आएंगे तो एक इक्वेशन इस वाले ब्लॉक से बना सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग,
एक इक्वेशन m3 से बनाएंगे, एक इक्वेशन m2 से बनाएंगे। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम यहाँ इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस ही बना सकते हैं और 3 इक्वेशंस हमारे पास होंगे और 4 वेरिएबल हैं सॉल्व करने के लिए। हम नहीं कर सकते हैं 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत है जिससे हम इस सारे वेरिएबल्स को आराम से निकाल सकते हैं। तो वो चौथा जो रिलेशन आएगा, जो चौथा जो इक्वेशन आएगा वो कांस्टेंट मोशन से आएगा। वो किसका रिलेशन होगा? इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का रिलेशन देगा हमें। तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। अब ये 3 इक्वेशन पहले से थे, एक और इक्वेशन आ गया कहां से? कांस्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट से। अब हम उन 4 इक्वेशन से 4 वेरिएबल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाया है कि नीड कैसे होगा, हम ये सारी चीजें सॉल्व करके भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कांस्टेंट मोशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है एनएलएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इस वाले ये यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट मोशन के टाइप्स को, कितने तरह के कांस्टेंट मोशन होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इसको यूज करना है। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुली कांस्टेंट को। पुली कांस्टेंट में भी फर्दर हम लोग क्या देखेंगे? एक फिक्स्ड पुली के लिए, नेक्स्ट देखेंगे मूवेबल पुली के लिए। पहले पुली को फिक्स करके देखेंगे, फिर पुली को मूव करा के देखेंगे। जहां पे पुली फिक्स्ड होगा वहां पे पुली की एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 होगी, और जहां पे पुली मूव कर रहा होगा वहां पे पुली की कोई वेलोसिटी और कोई एक्सेलरेशन होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट जो अभी हमने इससे पहले थर्ड वाला एग्जांपल लिया था ना, वेज के ऊपर ब्लॉक था, मूव कर रहा था, दोनों की एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाने की बात हम लोग कर रहे थे। ओके, तो उस वाले को हम लोग वेज कांस्टेंट कह सकते हैं। वेज कांस्टेंट के लिए वो हम लोग वहां पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वेज एंड पुली कांस्टेंट। मतलब कोई वेज होगा, उसके ऊपर पुली लगा होगा और उस पुली पे रस्सी के थ्रू कोई मास होगा। इस तरह के केसेस को, इस तरह से सिचुएशंस को देख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ वो वाला वेज के ऊपर पुली होगा, ब्लॉक होगा, वो इस केस में देखेंगे। वेज के ऊपर सिर्फ ब्लॉक होगा, इस केस में देखेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे पुली कांस्टेंट, जहाँ पे पुली होगा और उसके साथ कुछ ब्लॉक्स होंगे रस्सी से जुड़े हुए। एक फिक्स के लिए देखेंगे और एक मूवेबल के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए? फिक्स्ड पुली के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट मोशन पुली कांस्टेंट को फिक्स्ड पुली के लिए। ओके, अभी सबसे पहले फिक्स्ड पुली के लिए देखेंगे, फिर बाद में हम लोग मूवेबल पुली के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में 2 केस है हमारे पास। एक केस में ये फिक्स्ड पुली है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, एक लाइट स्ट्रिंग से अटैच है। सेकेंड केस में ये भी फिक्स्ड पुली है और ये भी 2 ब्लॉक एक लाइट स्ट्रिंग से अटैच है। सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। ओके, देखो कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इस वाले केस को। यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली से एक लाइट स्ट्रिंग के थ्रू ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को रखा गया है। ओके, तो अगर सपोज करो ये ब्लॉक बी का मोशन नीचे की तरफ होगा वीबी वेलोसिटी से। ओके, तो वी ए कैसे चलेगा, इसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें यहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बी ब्लॉक तो नीचे चलेगा वीबी वेलोसिटी से। तो अगर ये ब्लॉक इस रस्सी पे, इस पॉइंट पे अटैच है, तो कोई भी बॉडी किसी बॉडी पे अटैच होती है, सपोज करो कि तुम ट्रेन के अंदर हो और जो वेलोसिटी ट्रेन की होगी ना, वही सेम वेलोसिटी तुम्हारी भी होगी अगर तुम ट्रेन पे बैठे हो तो। ओके, तो हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक से ये रस्सी इस पॉइंट पे अटैच है, तो जितनी वेलोसिटी इस ब्लॉक की होगी उतनी वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होगी। ओके, और उतनी वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होगी, किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उतनी वेलोसिटी रस्सी के इस पॉइंट की भी होगी, और उतनी वेलोसिटी रस्सी के इस पॉइंट की होगी, और उतनी वेलोसिटी रस्सी के इस पॉइंट की होगी। सब की वेलोसिटी सेम होगी। किसके अकॉर्डिंग? इस वीबी के अकॉर्डिंग, वीबी ही होगी। ओके, तो अब देखो ये ब्लॉक ए जो है इस रस्सी पे इस पॉइंट पे अटैच है, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी उतनी होगी ना जितनी वीबी की होगी। तो इस वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी वी ए है वो भी कितनी हो जाएगी? वीबी के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल्स टू वीबी। दोनों का मैग्नीट्यूड एक हो सकता है। बी वर्टिकली डाउनवर्ड है और ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि ए बाउंड है हॉरिजॉन्टल पे चलने के लिए और बी बाउंड है वर्टिकल पे चलने के लिए। इसका मोशन तो यही होगा, इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओके,
हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जितनी वेलोसिटी b की होगी उतनी वेलोसिटी a की होगी। रस्सी कैसा होगा, टॉर्क केस में, ठीक है। टॉर्क केस में रस्सी जब स्लैग कर जाएगा, रस्सी जब लूज पड़ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो कि बीच में रस्सी काट देंगे तो इसकी वेलोसिटी जिधर भी होगी, अब उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं होगी, तब ये कांस्टेंट मोशन नहीं कहलाएगा। जब तक रस्सी से जुड़े हैं और रस्सी कैसा है, टॉट है, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंड करेगी और ये इक्वल होंगी इस केस में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि किस तरह से रस्सी की अलोंग की वेलोसिटी सेम होती है। रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी वीबी की सेम है और रस्सी का दूसरा एंड ब्लॉक ए से अटैच है, तो ए का भी वेलोसिटी वही हो जाएगा जो बी का है। हम लोग यहाँ पे वी इक्वल्स टू वीबी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको इसी चीज को सेकंड वाले एग्जांपल में देख लेते हैं। ये फिक्स पुली है, ये हमारे पास दो ब्लॉक है ए और बी। ओके, सपोज करो कि बी वाला ब्लॉक हायर है, ए वाला लेसर है, ठीक है। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो बी वाला ब्लॉक नीचे चलेगा वीवी वेलोसिटी से। ओके, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी वही होगी, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी वही होगी, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी वही होगी। रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। कितनी होगी, वीबी। तो ये वीबी नीचे जाएगा तो ये वी ए ऊपर जाएगा। तो इस तरफ वाला रस्सी नीचे चल रहा होगा, इस तरफ वाला रस्सी स्ट्रिंग ऊपर चल रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर एरो बनाया, इधर नीचे एरो बनाया है। तो रस्सी के अलोंग की सारी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो रस्सी के इस पॉइंट पे जहां पे ये ब्लॉक इससे अटैच कर रहा होगा, उस पॉइंट की भी वेलोसिटी उतनी ही होगी। तो वीबी भी उसी डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में। वी ए, तो वी ए भी उतना चलेगा ऊपर जितना नीचे वी बी जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू वी ए। यहां भी सेम रिलेशन आएगा, इस केस में भी सेम आएगा, इस केस में भी सेम आएगा। ओके, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल, ये रस्सी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और ए ब्लॉक भी उसी डायरेक्शन में चल रहा था। तो यहां पे कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में रस्सी चल रही है ना, उसी डायरेक्शन में ए भी चल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वी ए लिखेंगे। वी बी इक्वल्स टू वी ए। कॉम्पोनेंट बनाने की भी जरूरत पड़ती है, हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे उसको। ओके, तो आई होप कि ये दोनों केसेस हमें समझ में आएंगे कि रस्सी की वेलोसिटी की क्या, रस्सी की अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं करेगी, वो सेम होगी। इस तरह से हम उसके दूसरे एंड पे जो ब्लॉक जुड़ा है उसकी भी वेलोसिटी को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मोशन, और इस सारे इक्वेशंस को कांस्टेंट इक्वेशन या उसका रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी ब्लॉक्स की वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहाँ पे बना लिया है। ये सिंपल वाला केस था, यहाँ पे वो पॉइंट भी मैंने लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। If pulley is fixed, then the velocity of all the particles of a string is same along the string. मतलब रस्सी के अलोंग जितनी भी पार्टिकल होगी सबकी वेलोसिटी सेम होगी, मतलब रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी सेम होगी। हमें यहाँ पे एक ही बात याद रखना है कि रस्सी के अलोंग की जो वेलोसिटी होगी वो सब पॉइंट की सेम होगी एट एवरी पॉइंट। ओके, इस बात को याद रखना है। और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड केस हमने लिया है। इससे पहले वाला सिंपल केस लिया था। पहले सिंपल चीज़ों को समझेंगे, सिंपल चीज़ों को समझने के बाद उससे थोड़ा सा ऊपर कॉम्प्लिकेटेड, फिर उससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे चलेंगे, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। मेरा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो, सीक्वेंस में फॉलो किया तो। ओके, अब ये क्वेश्चन देख करके हमें डर सा लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बातें इससे पहले वाले स्लाइड में, इससे पहले वाले एग्जांपल्स में बोली थी, वही उन्हीं को फॉलो करके हमें इसको सॉल्व करना है। देखो कितनी आसानी से ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो चलते हैं हम लोग अब यहाँ पे इसके दूसरे एग्जाम्पल पे, कॉन्स्टेंट मोशन फिक्स्ड पुली के लिए, पुली कांस्टेंट में फिक्स्ड पुली के लिए दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। तो इससे पहले वाले हमने दोनों एग्जांपल में देखा सिंपल केस था, वी ए इक्वल टू वी बी था, वी ए इक्वल टू वी बी था। दोनों ही केस में रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, ये हमने देखा था वहां पे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, ये उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पहले इजी वाले को मैंने समझाया, उस इजी वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से अब हम लोग इस कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितनी ईजी से, कितनी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ये फिक्स पुली है, ये दो ब्लॉक है, एक लाइट स्ट्रिंग से अटैच है। ये दोनों, ए ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड है, वीबी की वेलोसिटी हमें निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी ब्लॉक बी इफ वेलोसिटी ब्लॉक ए इज 12 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो ये रस्सी इस तरफ चल रही है और हमें वीबी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकालनी है, क्योंकि बी ब्लॉक बाउंड है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने के लिए। ओके, तो बी ब्लॉक के इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी निकालनी है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही निकालेंगे, जो हमने जो चीजें देखी थी इसके पहले वाले में एग्जांपल्स में, उसी से हम लोग इसको सॉल्व यहाँ पे करेंगे। देखो 12 मीटर पर सेकंड ए की डायरेक्शन है इस तरफ, इसको हम लोग लिख लेंगे वी ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस ए ब्लॉक का ये अटैच पॉइंट है, रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी ए की ब्लॉक है, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है, अटैच है, तो सेम वेलोसिटी होगी ना। तो रस्सी के इस वाले पॉइंट की भी डायरेक्शन उतनी होगी, कितनी, वी ए, ये भी वी ए, ये भी वी ए, तो रस्सी के ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी वी ए ही होगी, इस पॉइंट की भी वी ए ही होगी, और ये जो पॉइंट जो इस बी ब्लॉक से कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट की भी वेलोसिटी उतनी होगी, किधर, इस डायरेक्शन में, कितना, वी ए। रस्सी की अलोंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करती, मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में यही बात बताई थी कि रस्सी की अलोंग वाली वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। तो अगर ए ब्लॉक इस तरफ चल रहा वी ए से, तो उससे सारे अटैच है ना ये स्ट्रिंग, तो उसके अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, सब ए के बराबर होगी। ओके, लेकिन देखो इस बी ब्लॉक को अगर इधर चलना होता, रस्सी के अलोंग चलना होता, उसी डायरेक्शन में चलना होता जिस डायरेक्शन में रस्सी चल रही है, तो इस बी ब्लॉक की भी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट ले सकते थे हम लोग। ओके, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये बी ब्लॉक बाउंड है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने के लिए, रस्सी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बी चलने को बाउंड है इस डायरेक्शन में, और हमें बी की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में निकालनी है। इस डायरेक्शन में निकालनी होती तो 12 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे थोड़ा देखना होगा। ओके, तो हमें बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकालनी है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें सिर्फ कंपोनेंट बनाने हैं और वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वी बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी ए। अगर ये b इस डायरेक्शन में नहीं चल करके इस डायरेक्शन में चलता तो हम लोग डायरेक्ट लिखते वी ए इक्वल्स टू वी बी, जिस इससे पहले वाले केस में किया था, वी ए इक्वल्स टू वी बी। लेकिन ये ब्लॉक इधर ना चल करके इधर चलना है, इसीलिए हम इसके कंपोनेंट को बना रहे हैं, कितना, वी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी ए। हो गया ना। अब ज्यादातर बच्चों को इस कंपोनेंट बनाने के लिए, ये वाला इक्वेशन लिखने के लिए एक गलती वो करते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी बी। देख रहे हो, VB cos थीटा इक्वल्स टू VA, VA cos थीटा इक्वल्स टू VB। ये इक्वेशन गलत होगा हमारे पास, ये इक्वेशन सही होगा। हमें कैसे समझना है कि सर हमें सही इक्वेशन ही बनाना है, हमें गलत इक्वेशन नहीं बनाना है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा होगा इसमें, VB cos थीटा इक्वल्स टू VA या VA cos थीटा इक्वल्स टू VB। मैंने बोला कि इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, तो हो सकता है कि हम इस तरह की गलती कर सकते हैं। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जांपल लिए ना, उसमें भी ये गलती हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पे जान लें कि यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा और हम आगे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ के अप्लाई कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। ओके, तो इस वाले कॉम्पोनेंट को नहीं लिखना है, इस वाले कॉम्पोनेंट को लिखना है। कहने का मतलब है कि वीबी के कॉम्पोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाना है, कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाइए, रस्सी की वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट मत बनाइए, रस्सी की वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं बनाइए, ब्लॉक की वेलोसिटी के कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाना, कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाना। एक बात याद रख लो, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा कि रस्सी के अलोंग कंपोनेंट बनाना है। ओके, तो रस्सी के अलोंग कितनी वेलोसिटी थी, वी ए, तो वी बी को उसकी तरफ बना लिया, इसके कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बना लिया, दैट इज वी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी ए। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वी ए इस तरफ है, ठीक है, वी बी अगर इधर है तो इधर क्या चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, वी बी कॉस थीटा। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी क्या होती है, बराबर होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा वी बी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी ए। ये नहीं होगा, हम समझ सकते हैं। अब हम लोग इस वाले इक्वेशन, सही वाले इक्वेशन के साथ आगे चलते हैं। कितना हो जाएगा ये, वी बी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन कॉस थीटा। वी ए की वैल्यू कितनी है, 12, कॉस थीटा कितना है, 37। कॉस 37 कितना होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कई बार बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है, सर कॉस 37 कितना होता है, कॉस 57 कितना होता है, साइन 53 कितना होता है। ओके, अगर ये हमारे पास 37 डिग्री एंगल है,
ये 3 होगा और ये 4 होगा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 5 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4/5। तो कॉस 37 की वैल्यू कितनी है? 4/5। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बना करके इसकी वैल्यूज को आसानी से शुरू में इसको ऐसे देख सकते हैं, बाकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो 12/1 cos 37 इज इक्वल्स टू 12/4/5, 3 टाइम्स ये 15, कितना आ गया ये? 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। सबसे पहले जरूरी क्या था? ये इक्वेशन बनाना। ये इक्वेशन बना लेंगे तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले में क्या देखा कि v इक्वल्स टू वीबी, अभी हमने क्या देखा वीबी cos थीटा इक्वल्स टू वीए। तो हमें ध्यान देना है कि किसके कंपोनेंट को किस तरफ बनाना है। अगर ये ब्लॉक इस तरफ चलेगा तो इसकी कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाएंगे, तो वो कितना आएगा? वीबी cos थीटा, और रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए वीए इक्वल्स टू वीबी cos थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 में। अब ये और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। एक्चुअली अभी हम लोग जो जितना भी कुछ पढ़ रहे थे ना इस वीडियो लेक्चर में, अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है, हम लोग इस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे। इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट मैं बताता तो हो सकता है कि बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते थे इसको समझने में, लेकिन मैंने इसको इतने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि ये वाला क्वेश्चन भी देखना कितनी आसानी से बनेगा। अगर ये तुम्हें ऐसा लगता है कि ये हम सर अभी बना सकते हैं, तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके तुम एक ट्राई ले सकते हो, अटेम्प्ट ले सकते हो, इसको सॉल्व करो। और अगर नहीं लगता है कि नहीं सर अब बता दीजिए कैसे होगा, तो इसको अभी कंटिन्यू करो इस वीडियो को और देखो कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, उसी कॉन्सेप्ट की मदद से इसको सॉल्व करने के, ये कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन को भी। तो यही तरीका है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, एडवांस के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसको अगर बेसिक से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखो कितनी आसानी से यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये एक फिक्स पुली है, यहाँ भी फिक्स पुली है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फिक्स पुली को ही देख रहे हैं। ए ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस रस्सी ने इस हॉरिजॉन्टल से 53 एंगल बनाया है, यहाँ पे इस रस्सी ने इस हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बनाया है, और बी ब्लॉक बाउंड होगा इस डायरेक्शन में चलने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ए ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलेगा, बी ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही चलेगा। ए की वेलोसिटी 10 है, बी की हमें निकालनी है। ओके, तो देखो जब हम लोग बी के लिए देखेंगे इस पॉइंट पे, तो ये अटैच पॉइंट है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो ए ब्लॉक इस तरफ चल रहा है, तो रस्सी कैसा चलेगा? इस तरफ उतरेगा ये, और ये वाला रस्सी इधर जाएगा, और ये ब्लॉक आगे आएगा। ओके, हम लोग इसको यहाँ पे बना लेते हैं। देखो अगर ये पुली है कैसा फिक्स वाला, ये रस्सी ऐसा और ये रस्सी ऐसा इसी डायरेक्शन में। ये कौन है? वी ए ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में, तो इसने यहां से कितना एंगल बनाया है? सपोज करो θ1, जो यहाँ पे 53 डिग्री, अभी θ1 लेते हैं इसको, तो इस डायरेक्शन में चलेगा ना, तो रस्सी की अलोंग की जो वेलोसिटी होगी, इसके कंपोनेंट को इधर बनाना होगा। कितना बनाएंगे? ये VA cos θ1, VA cos θ1 रस्सी की अलोंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, हमने यही पढ़ा है ना। तो इस वेलोसिटी को, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VA cos θ1 होगी, इस पॉइंट की भी उतनी होगी, इस पॉइंट की भी इतनी होगी, सबके अलोंग सेम वेलोसिटी होगी। कितनी? VA cos θ1, क्योंकि रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करती, वो सेम होती है, यही हमने देखा है। देखो इस पॉइंट पे ब्लॉक बी किधर होगा? इधर होगा ना, इधर चलेगा, तो ये VB है। यहाँ पे अगर एंगल को θ2 मान लेते हैं, तो इसके कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाना है, जो अभी हमने बोला था, इसके कंपोनेंट को रस्सी के अलोंग बनाना है। तो इस डायरेक्शन में बनाएंगे, कितना वेलोसिटी आएगा? ये VB cos θ2 आएगा, VB cos θ2। इस पॉइंट पे भी VB cos θ2, इस पॉइंट पे भी VB cos θ2। तो रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, हमने ये देखा था ना। तो हमें इक्वेट करना है कौन सी दो वेलोसिटीज को? हमें इक्वेट करना है VA cos θ1 इज इक्वल्स टू VB cos θ2, इसको इक्वेट करना है, ठीक है। क्योंकि रस्सी के अलोंग की वेलोसिटी चेंज नहीं करती। इस पॉइंट पे VA cos θ1 लाया,
और इस पॉइंट पे वी बी cos थीटा 2 लाया। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रस्सी की अलॉन्ग की वेलोसिटी चेंज नहीं, वो सेम होती है। तो हमने यहाँ पे वी ए cos थीटा 1 cos थीटा 2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ओके, और हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें वी बी निकालना है ना, दिस वी बी इज इक्वल्स टू वी ए cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। वी ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। cos थीटा 1 कितना है, थीटा 1 इज 53, तो cos थीटा 1 इज 3/5, 3/5, and cos theta 2 that is cos 37 is 4/5, 4/5। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वैसे ही ट्रायंगल बना करके देख लेना, सारे आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके, अब हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2.5 इंटू 3 इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने वीवी की वेलोसिटी निकालनी, मतलब बी ब्लॉक चलेगा इस डायरेक्शन में 7.5 मीटर से, अगर ए चलेगा इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्योंकि बी ब्लॉक का मोशन डिपेंड कर रहा है ए ब्लॉक पे, ये कॉन्स्ट्रेंड मोशन है, ये बाउंड है बी ए के अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो हमने उसका रिलेशन भी बना लिया, उसके इक्वेशन बना लिए और उसके इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट मोशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी कितने आसानी से सॉल्व किया, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले। तो सबसे पहले बेसिक वाला लिया, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर वाला लिया, फिर हमने उससे ऊपर वाला लिया। तो इसी तरह से हम एडवांस के क्वेश्चंस को और उसके थ्योरीज को भी स्टेप बाय स्टेप चल करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और कोई भी बच्चा समझ सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो यही मोटो हम लोगों का, मिडा जेई का यही मोटो है कि हम लोग चीज़ों को बहुत आसान करते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड करते हैं, चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमें बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे और दूसरे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और इसके पहले वीडियोस को भी देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने पास रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और मिडा जेई को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।